हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्विटर थ्योरी पर। सभी दोस्तों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50+ ब्रिटिश साम्राज्य और विधायिक संशोधन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अतः आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा व ध्यानपूर्वक देखें। चलो सीधे काम की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? ये कहा गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया, BOC और BOD में। BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये था राजनीतिक मामलों के लिए, और BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये था व्यापारिक मामलों के लिए। BOD 24 मेंबर वाली एक समिति थी, BOC 6 मेंबर वाली एक समिति थी। पिट्स नाम इसका ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर इसका नाम पिट्स रखा गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे। यह किस एक्ट का प्रावधान था? तो यह था 1833 के एक्ट के तहत कंपनी को अब व्यापार नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करनी थी। किसको छोड़कर? चाय और चीनी को छोड़कर, ये इसमें लिखा हुआ था। आप सभी कमेंट करके बताइए कि 1833 के एक्ट को अन्य किस नाम से जानते हैं। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार ये दिया गया था 1919 के एक्ट में। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात है, वोट का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? 1926 में। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि दुनिया के किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो वो था न्यूजीलैंड। कब दिया गया? 1893 में। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश व धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई? 1813 के एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। सिविल सेवा परीक्षा में भर्तियों के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिए? तो ये द्वार खुले थे भाई 1853 के एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में द्वार खोल दिए गए। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है मिंटो को। मिंटो ही था जिसने सर्वप्रथम भारतीय मुसलमानों के बीच गहरी दूरियां पैदा की थी। इसने एक एक्ट लाया था, मार्ले मिंटो एक्ट। यह आया था 1909 में। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई। ये एक्ट था आपका भारत परिषद एक्ट 1892 में। भारत परिषद एक्ट 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, और इसी एक्ट के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी। मिनिमम सदस्य 10 सदस्य और मैक्सिमम सदस्य 16 सदस्य। केंद्र में द्वैध शासन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं प्रांतों में द्वैध शासन की। प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया 1919 के एक्ट के तहत। फिर प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त करके भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कब जारी कर सकता है? जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो, यानी कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता है, तो उसको राष्ट्रपति ये अधिकार अपने पास रखता है कि 123 से वो उसको पास कर सकता है। ठीक है, तो ये शक्ति प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1935 की बात करते हैं। 1935 में ही रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी कब हुई थी? 1935 में ही हुई थी। 1937 में बर्मा, पुराना नाम बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, भारत से अलग हुआ था। 1937 में ही संघीय अदालत की स्थापना हुई थी और ये अदालत तब तक मतलब तब तक यह सुचारू रूप से काम करते ही जब तक कि भारत का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हुई। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इसकी जो पहली बैठक बोल दो या पहले कार्रवाई दिवस, तो वो था 28 तारीख को इसने फर्स्ट काम किया था। ठीक है, तब तक संघीय अदालत काम करती थी, उसके बाद संघीय अदालत को भंग कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया? तो ये था भाई आपका, देखो सबसे पहले बंगाल में कंपनी का बनाया गया गवर्नर, वो था क्लाइव। ठीक है, फिर उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हेसिंग्टन थे। ठीक है भाई, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1833 का एक्ट आया। 1833 का एक्ट आया और इस एक्ट के तहत अब कंपनी को व्यापार पर कोई ध्यान नहीं देना था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी थी। तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर भारत का वायसराय पद का सर्जन हुआ, कब हुआ? 1858 में। 1857 की क्रांति होने के बाद फिर 1858 में एक एक्ट आया, इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर भारत का वायसराय का पद आया। इसके तहत बनने वाला पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया? तो इस एक्ट, कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1858 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? ये था भाई 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फो। और अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अन्य न्यायाधीश कौन कौन? मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे, अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। किस ब्रिटिश कानून द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया? ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में चुनाव के लिए सीटों का भारतीय प्रतिनिधि मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, ये किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो भाई ये जो मोंटफोर्ड जो
एक्ट आया था, ये आया था 1919 में, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट थी, जो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी, वो कर दी गई थी 1918 में, और ये एक्ट आया था 1919 में। इससे पहले इसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। किस अधिनियम में भारत को कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? देखो क्या हुआ था भाई, कंपनी ने शासन कब से किया? कंपनी ने शासन 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा। ऐसा क्या हुआ था कि 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया, यानी कंपनी से शासन छीन लिया गया? तो वो हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया, और 1858 के एक्ट में मतलब भारत सचिव पद का सृजन किया गया। और अब क्या हुआ, 1858 के एक्ट के तहत कंपनी से अधिकार छीनकर अधिकार ले लिया किसने? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला गया, और भारत सचिव पद का सृजन किया गया। पहला भारत सचिव बनने वाला कौन था? स्टेनली। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने, बहुत अच्छा प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? तो ये था भाई आपका 1861 के एक्ट के तहत जो ब्रिटिश वायसराय था वो क्या कर सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, 1861 के एक्ट। इस समय भाई कौन था? कैनिंग था। 1858 में जब 1858 का एक्ट आया था, उसके बाद कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बना दिया था। ठीक है, और क्या था 1861 के एक्ट में? और क्या क्या चीज थी? केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों के नाम शामिल कर सकता था। ठीक है, 1861 के एक्ट के तहत 1861 के एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों का नाम शामिल कर सकता था। तो 3 भारतीयों के नाम शामिल किए गए थे उस टाइम, एक तो बनारस के राजा के, एक पटियाला के राजा के, और सर दिनकर राव। ठीक है, भारत के वायसराय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन सही है, 1858 में वायसराय का खिताब बनाया गया था, बिल्कुल बनाया गया था 1858 में वायसराय का खिताब। भारत का पहला वायसराय विलियम बेंटिक था? नहीं, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था? नहीं, लॉर्ड वेवेल था। पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रावधान? तो ये आपका वही अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। इसको संविभागीय प्रणाली भी कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम को संविभागीय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब क्या था, इसमें जो आपका वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार इसमें दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के, जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम था, संविभागीय प्रणाली यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बात आता? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 16वीं ईस्वी में। तो उस समय बादशाह था अकबर, क्योंकि अकबर का शासन पीरियड था 1556 से 1605। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास आपको जानने चाहिए। सबसे पहले अंग्रेज हॉकिंस आया, 1608 में वो भारत आया। उसके बाद मिडलटन आया, उसके बाद एडवर्ड्स और पोलेन भी आए थे, और उसके बाद आया था थॉमस रो। ठीक है भाई, तो हॉकिंस था, इसको सफलता नहीं मिली। मिडल्टन को सफलता मिल गई थी अनुमति लेने में। तो पहली सफलता मिलने के बाद अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में
अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद सूरत में 1613 में इसको स्थायी फैक्ट्री में तब्दील कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों से लिया था बंबई। देख क्या हुआ था, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ, तो उन्होंने पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में दिया था ब्रिटेन के राजकुमार को। तो उसने, जो ब्रिटेन का राजकुमार था, उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। देखो शादी उनकी, हमारा बंबई दहेज में दिया जा रहा है। कभी देखा है किसी को बंबई दहेज में मिलता है? अगर तुमको मिले तो। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो था आपका प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया? 1757 में। किसके साथ लड़ा गया? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था ये प्लासी का युद्ध। ठीक है। सिराजुद्दौला किलायू द्वारा परास्त हुआ था। कब हुआ था? प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। इसमें इसी के सेनापति, सिराजुद्दौला के सेनापति, जिसे किलायू का गिद्दड़ भी कहते हैं, मीर जाफर, इसने क्या किया था? धोखा दिया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किलायू को प्लासी के युद्ध में, और इसी को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। प्लासी युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन से जिले में? नदिया जिले में। और कौन सी नदी के पास स्थित है? भागीरथी नदी के पास स्थित है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर पड़ता है बिहार में। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम, अवध के शासक सिराजुद्दौला और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बादशाह शाह आलम। एक साइड तो ये सभी थे भाई, और दूसरी तरफ अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। मुनरो की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है। तो दिल्ली का शासक कौन हो गया उस समय? शाह आलम हो गया। शाह आलम 1760 में गद्दी पर बैठा था। 1806 तक उसने राजगद्दी को संभाला था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी। भाई जब ये बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद इनको लपेट लिया गया। भाई इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। पहली संधि हुई थी उसमें तो शाह आलम के साथ हुई थी। उसमें मतलब कंपनी ने बक्सर तो जीत ही लिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी प्राप्त की। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी, और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। इसमें दूसरी संधि में अवध के नवाब को इसमें लपेट लिया था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला को इसमें अधीन कर लिया था कंपनी के। किसने भारत में अंग्रेजों का विरोध किया था? मराठा साम्राज्य ने भारत में अंग्रेजों का विरोध किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? शुरुआत तो की थी क्लाइव ने द्वैध शासन की, और समाप्त किया था हैस्टिंग्स ने 1700 किसके तहत? 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जन्मदाता है लियोनस कार्टियस। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये चलाया गया था वारेंग हेस्टिंग्स पर। वारेंग हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कौन कौन सा था? 1772 में आया ये इसको पद मिला था, और 1785 तक ये गवर्नर के पद पर रहा था। ठीक है। लेकिन जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसका विरोध किया था
वारेन हेस्टिंग्स ने, और एक आरोप और था दूसरा इसके ऊपर, बनारस के राजा चैत सिंह पर हमला कर उससे अवैध धन लूटने और उसको मतलब अवैध रूप से उसको कर वसूलने के कारण। तो इस पर महाभियोग चलाया गया था, और किसने चलाया था? बर्क ने। बाद में इसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? कार्नवालिस का पीरियड देख लो कब आया था। 1786 से 1793 तक ये पद पर बना रहा था। इसे नागरिक सेवा का जन्मदाता, पुलिस सेवा का जन्मदाता और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी किसने की थी? कार्नवालिस ने। कब की थी? 1793 में। ठीक है। इस कार्नवालिस की कब्र है गाजीपुर, यूपी में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को वेलेजली के काल में क्रियान्वित किया गया। वेलेजली का काल था 1798 से 1805 में। सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की? हैदराबाद के निजाम ने की थी सबसे पहले सहायक संधि 1798 में। तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया। इसमें उत्तर डलहौजी नहीं होगा, इसमें उत्तर होगा विलियम बेंटिंग, क्योंकि मैसूर जो था इसको किसने लिया था? कुशासन के तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने लिया था? विलियम बेंटिंग ने लिया था। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किसको लिया था? अवध को लिया था 1856 में। विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड 1828 से 35। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिंग ने लगाई। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिंग ने। और इसने ठगी प्रथा और शिशुवध पर भी पाबंदी लगाई। ठगी प्रथा के लिए इसने कर्नल सलीमन को क्या किया? नियुक्त किया। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर किन प्रांतों निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो वो था अवध का। 1856 में डलहौजी ने जब हड़प नीति बनाई थी, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के में। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो 1856 में इसका ड्राफ्ट बना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और ये लागू हुआ 1856। कब लागू हुआ? कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ। कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 से 62 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया 1858 के एक्ट में। भाई ये 1856 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, डलहौजी के टाइम में इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद इसको 1858 के एक्ट में गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित कर दिया गया। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई? ये कर दी थी भाई, मेयो को सल्टा दिया था। जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर घूमने गए थे तो वहीं पर एक अपराधी ने इनको सुलटा दिया था। लॉर्ड मेयो के काल से संबंधित आपको क्या याद रखना है? अनियमित जनगणना की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो वो था लिंटन। ये खतरनाक आदमी था भाई लिंटन। इसके बाद आया था रिपन। लिंटन का पीरियड था 1876 से 1880 और 1880 में आया था रिपन, 84 तक आया था। ठीक है, इसके फैलाए हुए रायते को किसने साफ किया था? रिपन ने साफ किया था। इसने सारे उल्टे काम किए थे। आपने सुना होगा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में आया था? लिटन के शासनकाल में आया था। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? कर्जन सबसे दीर्घ काल तक रहा था भाई। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहन किया था?
स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन किया था रिपन ने। रिपन के काल में आया था कारखाना अधिनियम 1881, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। एल्बर्ट बिल 1883 में आया था। नियमित जनगणना की शुरुआत की थी 1881 में। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस गवर्नर का कार्यकाल में पारित हुआ? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में पारित हुआ था। उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1898 से 1905, तो 1904 में आया था ये प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट। तो उस समय गवर्नर कौन हो जाएगा? कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। 1911 में इसकी घोषणा हुई और भाई राजधानी को कलकत्ता से ट्रांसफर करेंगे दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग रहा था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। बिल्कुल, टॉमस मुनरो भाई मद्रास का गवर्नर था और इसने भू राजस्व बंदोबस्त स्टार्ट किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसको बोलते हैं 1820 में। देखो क्या होता था, पहले स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि जो टैक्स वसूला जाता था वो जमींदार वसूलते थे और जमींदार वसूलने के बाद 90% तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और 10% उसका हिस्सा होता था जमींदारों को, वसूलने वाले का, बिचौलिए का। इसे जमींदार अपने आप को मालिक समझते थे। फिर भू राजस्व बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई गई। उसके बाद किसानों से डायरेक्ट कंपनी क्या लेने लगी? टैक्स वगैरह लेने लगी। बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने की इकोनॉमिक ड्रोन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भाई लिखी थी दादा भाई नारोजी ने। धन निकासी सिद्धांत के कि भाई अंग्रेज भारत से कैसे धन ले जा रहे हैं उसके ऊपर पुस्तक ली थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1853 में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और इसके साथ ही थे नाना साहब के वकील जिसको गुमनाम नायक भी कहते हैं, उसका नाम था अजीमुल्ला। निम्नलिखित में से कौन असम की 1857 क्रांति का नेता था? तो भाई ये भी पूछ लेता है कि असम की भी पूछ लेता है। इलाहाबाद का कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद का लियाकत अली था भाई, है ना। और असम का था मनीराम। असम का कौन था? मनीराम क्रांति का नेता। इलाहाबाद का लियाकत अली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वो था डंका साहब, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसका वास्तविक नाम था मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन्स थे। और गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह का संजीव वर्णन किसने किया था? माइकल इसेन ने। और उस वक्त ऐसा कौन सा शायर था जिसने 1857 क्रांति में मतलब उपस्थित था? वो मिर्जा गालिब था भाई। ये भी पूछते क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।